स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड सीएपीएफ क्वेश्चन के सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और ये ऐसे क्वेश्चन है। और इसमें 1 से लेकर 28 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैं जनवरी मंथ का जो हिंदी और लिटरेचर है उसमें से मैंने ये क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया है और इसमें ये जो आपको फुट नोट्स दिख रहे हैं वो भी मैंने एडिटोरियल से ही लिया हुआ है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 29th is shifting the agri-food ecosystem from a production-centric model to a demand-responsive approach। सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। प्रोडक्शन-सेंट्रिक मॉडल अभी जो फोकस किया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये फोकस है। मगर अब बोल रहे हैं ये फोकस को शिफ्ट करके डिमांड रिस्पॉन्सिव अप्रोच होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल जो है वो आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल जो है उसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो जीडीपी शेयर है वो डिक्लाइन कर रहा है। डिस्पाइट 55% वर्कफोर्स डिपेंडेंस, यानी भारत का 55% एग्रीकल्चर सेक्टर में है, मगर जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है। ओके, जीडीपी शेयर डिक्लाइन कर रहा है एग्रीकल्चर का। तो इससे पता चलता है ये प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल एक फेलियर है। दूसरा चीज है कि ये प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल की वजह से जो रिसर्च वर्क भी ज्यादा होते नहीं है, सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट है और चाइना में इतना इन्वेस्टमेंट होता है। फिर मार्केट इनएफिशिएंसीज या मार्केट एफिशिएंसीज को मद्देनजर नहीं रखते हैं प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल। और इसकी वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सॉरी एग्रीकल्चरल का जो प्रोडक्ट्स है उसका जो इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ रहा है। और किसमें ज्यादा इंपोर्ट होता है? पल्सेस, ऑयल सीड्स की रॉ मटेरियल्स का। उसके साथ में फार्मर्स डिस्ट्रेस हो रहे हैं। इससे भी पता चल रहा है प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल जो है वो एक फेलियर है। तो हमें डिमांड रिस्पॉन्सिव अप्रोच अपनाना चाहिए। डिमांड रिस्पॉन्सिव अप्रोच में एक तो पहली चीज है, जो ऐसा प्रोग्राम जो सक्सेसफुल है उसको एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, ई नाम, स्टेट प्रोग्राम जैसे ऋतु भरोसा केंद्र इन आंध्र प्रदेश, रायता संपर्क केंद्र इन कर्नाटका, ये सारे को एक्सटेंड करना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। दूसरा, डिमांड रिस्पॉन्सिव अप्रोच में हमें क्या करना चाहिए? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि राइस और वीट, इसको सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ओके, इसमें एमएसपी भी है और प्रोक्योरमेंट भी होता है सरकार का। इसको सबसे ज्यादा तो किसान जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे एम्फेसाइज नहीं करते। वो लोग पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, मेज ये सब नहीं उगा रहे हैं। तो और इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट यही करता है, पर्ल्स, ऑयल सीड्स। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा अगर इसमें भी, इसको भी किसान अगर उगाने लग जाए। कब उगाने लगेंगे? जब सरकार इसको प्रोक्योर करने का डिसीजन लेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए और प्रोक्योरमेंट का भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो डिमांड किसका है? पर्ल्स का, ऑयल सीड्स का, कॉटन का, मेज का, इसीलिए तो सरकार इंपोर्ट कर रही है। तो इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी से हम बचेंगे। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको इंक्रीज करना चाहिए। बजट एलोकेशन है उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। ई नाम है वो रिसर्च और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का जो ब्रिज है उसको गैप कम करेगा। ई नाम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ओके, तो बेसिकली जो भी ग्रो किया जा रहा है वो शुड बी डायरेक्टली अलाइन विद कंज्यूमर डिमांड एंड मार्केट ट्रेंड्स। और डिमांड ड्रिवन अप्रोच से क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा और एग्रीकल्चर जो है वो मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। तो क्रॉप चॉइसेस है वो कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे, रीजनल डिमांड डिमांड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे। तो वेस्ट नहीं होगा। जो स्टोरेज है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वो भी कम होगा। उसमें ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वैसे भी इंडिया की बहुत कम है, तो उसमें बर्डन कम होगा। गॉट इट? ये हो गया आपका
shifting the agri-food ecosystem from production centric model to a demand responsive approach। तो जब ये इसका कंटेंट आप बिल्डअप करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताना प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल में क्या, ये क्यों एक फेलियर है और हमें क्यों डिमांड रिस्पॉन्सिव अप्रोच अपनाना चाहिए। फिर डिमांड रिस्पॉन्सिव मॉडल का क्या क्या, इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या इंक्लूड होगा, वो सारा आपको बताना है। प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ओके, किसान क्रेडिट कार्ड का आपको बताना होगा। आगे हम बढ़ते हैं, फार्मर्स एम्पावरमेंट थ्रू एग्री बिजनेस बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट एक्सेस। इसका भी मैं आपको कुछ फुटनोट्स दे रही हूँ, ये भी मैंने हिंदू एडिटोरियल से लिया है। अगर आपको लगता है कि ये वाला इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हो ये वाले ऐसे में, तो आप इंक्लूड कर लेना, ओके। तो इसको पहले समझिए, इसमें मेन है फार्मर्स का, किसान का एम्पावरमेंट करना। वो जिस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसी में रहकर उसका एम्पावरमेंट होना चाहिए। कैसे एम्पावरमेंट होगा, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मार्केट एक्सेस, किसान मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लोन वेवर। सबसे पहले फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए उनके लोन को माफ करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो देना है, जिससे मार्केट फ्लक्चुएशन से फार्मर्स बचे रहेंगे, फाइन। उसके बाद प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, ये भी एमएसपी से कनेक्टेड है। इंश्योर अ स्टेबल रूरल इनकम बाय प्रोटेक्टिंग फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। तो अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से बिलो रहता है तो गवर्नमेंट कंपनसेट करती है। फिर डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाना चाहिए एल्डरली फार्मर्स को, तो दिया जा भी रहा है। तो इसके स्कीम के बारे में आप बताओगे, 10,000 पर मंथ फार्मर्स को दिया जा रहा है जो भी 60 साल से ऊपर हो गए हैं, ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। फिर फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए डब्ल्यूटीओ से या तो विड्रॉ करो या तो रीनेगोशिएट करो, ताकि फार्मर्स बचे रहे अनफेयर इंटरनेशनल कंपटीशन से, और उनको बेटर सब्सिडीज मिले, बेटर टैरिफ मिले, उन पॉलिसीज उनके फेवर में रहे। फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट को एक्सपैंड करना चाहिए और डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। मैंने पहले भी इसकी बात की हुई है कि प्रोक्योरमेंट का भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ताकि फेयर प्राइस हो, फूड वेस्टेज ना हो, स्टोरेज जो है उसमें बर्डन कम हो, ओके। और वेरिड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो। पहले भी हमने बात की थी कि सिर्फ राइस एंड व्हीट से नहीं, पल्स सीड्स, मेज, कॉटन, ये सब भी उगाना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स, ओके। तो पीडीएस में भी उसका, आई मीन, उसको सरकार भी उसको प्रोक्योर करे। मिड डे मील्स में भी होना चाहिए, पीएम आशा। तो इनहांसेस फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग। और एमएसपी का जब आप लिखो तो इसमें आपको ये भी लिखना है कि एमएसपी के बियॉन्ड सोचना है। ये सिर्फ टूल नहीं होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफाइड प्रोक्योरमेंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट रिफॉर्म्स, कोऑपरेटिव्स, कोल्ड स्टोरेज को इम्प्रूव करना, बेटर मार्केट लिंकेज होना चाहिए। तो ये सब चीज फार्मर्स को एम्पावर करेगी। नेक्स्ट है रिवर इंटरलिंकिंग, अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू सॉल्विंग वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट इशू। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिवर इंटरलिंकिंग जो क्वेश्चन है ये पहले भी आया हुआ है 2017 में। 2017 में रिवर इंटरलिंकिंग पे आया था, क्वेश्चन था क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन अब फिर से इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि जो केन बतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया है दिसंबर 2024 को। तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि वाटर सिक्योरिटी, बुंदेलखंड में जो जिसमें बहुत सूखा पड़ता है, तो वहां पे वाटर सिक्योरिटी रहे, इसी की वजह से। तो यहाँ पे डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इनसाइड पन्ना टाइगर रिजर्व। मगर इससे बहुत सिग्निफिकेंटली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी के बारे में, आई मीन इसी की वजह से ये क्वेश्चन आया है। River interlinking, a proactive approach to solving water scarcity and drought issue। इसमें जो क्वेश्चन है
ये बोल रहा है कि जो रिवर इंटरलिंकिंग है, इससे वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो आप बता सकते हो इसमें कि बेनिफिट क्या है? फ्लड एंड ड्रॉट को कंट्रोल करेगा, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, वाटर सिक्योरिटी एनहांस करता है, ठीक है, ईयर राउंड वाटर अवेलेबल होता है फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। मगर फिर देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है, आप उसको फॉर में भी लिख सकते हो, उसके अगेंस्ट में भी लिख सकते हो। तो फॉर में हमने लिख दिया। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि इकोलॉजिकल डैमेज होता है, रिवर को डाइवर्ट करेंगे तो डिटरेशन होगा डेल्टा रीजन का, जिससे सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा। सी का जो सॉल्ट वाटर है ना, वो रिवर में जाएगा। इसका सबसे स्टार्क एग्जाम्पल जो हिंदू एडिटोरियल में दिया हुआ था, वो इंडस डेल्टा सफर्ड सिवियर डिग्रेडेशन आफ्टर एक्सेसिव डैम एंड बैरेज कंस्ट्रक्शन। फिर अगर हम वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल देखें तो कश्मीर रिवर का है, चैनलाइजेशन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड। एरल सी का है, वंस द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट लेक, इट टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट ड्यू टू इरिगेशन बेस्ड रिवर डाइवर्शन। मिथ ऑफ सरप्लस वाटर, कहते हैं कि फ्लड वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता है। इट प्लेज रोल इन मेंटेनिंग रिवर इकोसिस्टम। नो रिवर हैज एक्सेस वाटर। अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर एक्सेस वाटर, इसको डाइवर्ट करके किसी और स्टेट में लेकर जाएं या रीजन में जाएं, तो कोई भी रिवर का एक्सेस वाटर नहीं होता। एवरी ड्रॉप contributes to maintaining ecological balance. Rivers are not just water carrier, they transport mineral for soil fertility, support biodiversity and recharge groundwater. तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वाटर स्कैर्सिटी जो हो रहा है, उसका सोल्यूशन रिवर इंटरलिंकिंग नहीं है, क्योंकि रिवर इंटरलिंकिंग से सब प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं? पुअर वाटर मैनेजमेंट जो है, उसको हमें सुधार सकते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज कंजर्वेशन लीड्स टू वेस्ट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट की वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वाटर मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो, रिड्यूसिंग वाटर इंटेंसिव फार्मर प्रैक्टिसेस। पहले भी हमने कहा था कि सिर्फ राइस एंड व्हीट, राइस बहुत ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब करता है, ग्राउंड वाटर को पूरा खींचता है। तो राइस एंड व्हीट के अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो इससे क्या होगा? हम ऐसे क्रॉप भी उगा सकते हैं जो वाटर कम लेता है। Better governance, transparency, and accountability in water-related project. Conclusion: while interlinking may provide short-term relief, it poses long-term risk to river ecosystem and future generations. Sustainable water management remains the key to addressing India's water crisis. अब next है, effective disaster management is grounded in comprehensive risk reduction education. डिजास्टर मैनेजमेंट पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो 2014 में शायद आया था। मगर यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को कनेक्ट हम कर रहे हैं रिस्क रिडक्शन एजुकेशन से। यानी डिजास्टर मैनेज, जो डिजास्टर है वो एक रिस्क है, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट को, उसका एजुकेशन। राइट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो बिल है 2024, वो पास किया गया है लोकसभा में। aims to improve India's disaster response by updating Disaster Management Act 2005. It focuses on risk education, community participation and global collaboration to enhance disaster resilience. अब इसका की एस्पेक्ट क्या है? रिस्क एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो पीपल को एजुकेट करना, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए, रिस्पॉन्स कर पाए थ्रेट के, लैंडमाइंस, हैजार्डस एरिया, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। चिल्ड्रन और जो रिटर्निंग कम्युनिटीज है, जो डिस्प्लेस हो चुकी है, उनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। पीपल को इन्फॉर्म करना चाहिए अबाउट कंटामिनेटेड जोन, इमरजेंसी प्रोसीजर, हाउ टू रिपोर्ट हजार्ड्स। फिर ग्लोबल सपोर्ट फॉर डिजास्टर रिडक्शन के बारे में बताओगे। इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर disaster risk reduction offer technical and financial assistance. Their goal is to help countries build inclusive and effective disaster management system. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इनहेंसेस डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू एजुकेशन अवेयरनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, ग्लोबल कोऑपरेशन, अवेयरनेस बढ़ता है, इंजरी डेथ, फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मिनिमाइज डिजास्टर रिलेटेड कैजुअलिटीज, इकोनॉमिक लॉसेस, मेकिंग इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट मोर प्रोएक्टिव एंड इंक्लूसिव। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।